हम ये पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस पॉलिटी की सीरीज में हम जो भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2023 तक प्री के अंदर जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं वो हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश इधर हिंदी में इधर हिंदी में होगा और इधर इंग्लिश में होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले दोनों विद्यार्थी इस ये जो वीडियो है उनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों को ही ध्यान में रखकर ये जो वीडियो है ये बनाई है। तो क्वेश्चन इधर इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन दियर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फाउंडिंग फादर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो वो उनका इरादा था कि वो जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट और इमोशन को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी है उनके जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट है जैसे रिजर्वेशन देना, और जो माइनॉरिटी के इमोशंस है उनको कहीं ना कहीं वो अंडरमाइन करने की कोशिश, मतलब एक टाइप से कोशिश, इसमें यही बोला गया कि उन्होंने कोशिश की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये किसने बोला था। ये क्या ये मॉरिस जोन्स ने बोला था, या जूनियर ने बोला था, या अलेक्जेंडर ने बोला था, या फिर ये आइवर जेनिंग ने बोला था। तो देखिए, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पर ये जो स्टेटमेंट था ये आइवर जेनिंग ने बोला था, क्योंकि मुस्लिम एक माइनॉरिटी में आते थे तो वो अलग हो गए थे। तो उसी चीज को देखते हुए इन्होंने ये जो है स्टेटमेंट दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर इसका डी आंसर है इसका। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर सही आंसर हो जाएगा इसका डी। हिंदी वाले भी इसका डी आंसर, मैंने हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन में कोई छेड़खानी नहीं करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वीमेन मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उस असेंबली के अंदर कितनी औरतें थी, कितनी वीमेन थी, तो आपको बताना है। तो सही आंसर इसका 15। तो इसका जो आंसर है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए देख सकते हैं वो 15 आंसर है इसकी। 15 वुमेन थी। एक सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये यहाँ पर स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया हु सेड। देखिए, ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस स्टेटमेंट हुआ था, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसके अंदर जितने भी लोग थे वो मोस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अपर कास्ट या कहीं ना कहीं मतलब माइनॉरिटी के जो सेक्शन था उनको रिप्रेजेंट नहीं करती थी। आप ये बोल सकते हो कि सभी सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं थे। तो ये मतलब सभी सेक्शन जब इसके अंदर इंक्लूड नहीं थे, एज ए क्रिटिसिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसका क्रिटिसिज्म करने के लिए ऑस्टिन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो बनी थी वो कांग्रेस है, और जो कांग्रेस है वाज इंडिया। और तो ये स्टेटमेंट जो है ऑस्टिन ने बोला था, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ए। हिंदी वाले भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था, क्वाजी फेडरल। देखिए, कुछ स्टेटमेंट तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट का ऐसा नहीं कि आपको कोई लॉजिक निकलता है, या लॉजिक के लिए तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती है, तो बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते। तो इसका जो सही आंसर है डी है। ठीक है, केसी वियर ने ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था कि इंडिया एक क्वाजी फेडरल स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु इज द बिगनिंग who in the beginning presented the idea of the Indian Constituent Assembly in pre-independence days। तो जब 99 ये बात है 1934 की, तो 1934 के अंदर एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए इंडिया के अंदर, और ये नहीं बोला था कि क्या करेगी वो। हालांकि फिर 1935 में 1938 में स्टेटमेंट आए थे कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और फिर 1940 के अंदर अंग्रेजों ने बात मान ली थी कि ठीक है, इंडिया हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए राजी करते हैं। अब इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए दोनों के लिए ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट इज एन एग्रीमेंट बाय द फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। तो देखिए ये स्टेटमेंट, एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि भाई ये स्टेटमेंट अगर मान लो यूपीएससी को, सॉरी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन बनाना है तो क्या काम करेगी, ये पूछ लेगी ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, किसके लिए दिया था, मतलब किसके रेस्पेक्ट में दिया था ये। तो द अबव स्टेटमेंट ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि इट इज एन एग्रीमेंट बाय द फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय द फ्री विल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और ये जो इंडिया ने जब कॉमनवेल्थ नेशन है उसको अपनाया था, तो उस पक्ष में दिया था, नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है इंडिया का एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस। तो इसका जो आंसर है वो हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए पहला वाला, हिंदी वालों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, who amongst the following advised that कि Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of the India। देखिए ये लोग महात्मा गांधी जी को बापू बोलते थे लेकिन उनकी बात तो मानते नहीं थे। जब देश मतलब देश आजाद होने वाला था तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है इसका जो काम था देश को आजादी दिलवाने का काम था, तो देश को आजादी मिल गई है तो अब इसको देश की आजादी के बाद इसको डिसबैंड खत्म कर देना चाहिए। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी देख सकते हो आप, अभी भी बनी हुई है, तो वो कांग्रेस की जो पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। महात्मा गांधी जी ने ये बात बोली थी कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है देश की आजादी के बाद इसको खत्म कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर व्हाई यूजिंग द। तो नीचे यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग, ये असर्शन दिया हुआ है, रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा मतलब ये एक टाइप के प्रेविलेंट हो गए हैं, सभी एग्जाम में ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला असर्शन क्या है कि इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, सॉरी इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये बात सही है। इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ठीक है। तो इसमें अब हमको ये बताना है कि मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो आपको हमको ये बताना पड़ेगा इसमें से कि ये, तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। पहला वाला इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, मतलब इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी बात ठीक है। लेकिन क्या इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, तो क्या ये बात पहली बात को सही बताती है, मतलब एक्सप्लेन करती है। देखिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। देखिए असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको अंदर से अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक की तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से लगा पाते हो, अदरवाइज गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका सही आंसर है बी। तो जैसे बोथ A and R are the true, but R is not correct explanation of the। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ना इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, तो देखो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और फिर तो आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जिन जो डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रखने से कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होनी चाहिए, उस कंट्री की जो स्पिरिट है, जो डेमोक्रेटिक के विचार हैं, जो डेमोक्रेसी की जो विचारधारा वो होनी जरूरी होती है। जैसे कि वोट डालने का अधिकार, ये एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है, और उसके जो हेड होते हैं क्या वो लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं या नहीं, ये काफी मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं इसका इसका भी ये आंसर है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर फिर से ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, असर्शन सुने इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल द नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री। तो ये सही बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जितनी भी उसमें जरूरत थी वो सारी की सारी उसमें दे रखी है, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें टाइम के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट किया गया है लेकिन मोस्ट ऑफ चीजें दे रखी है। असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीजनिंग पढ़ते हैं, इट इज known or called as a adopted constitution, ये सही बात है। इंडिया ने 60 कंट्रियों से भी ज्यादा 60 कंट्रियों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे काट फाट कर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये सही बात है। लेकिन
ये जो बात है, जो स्टेटमेंट बी है वो उस स्टेटमेंट ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा कि ए एंड आर बोथ आर द ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ऑल द नेसेसिटीज ऑफ द ए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सभी नेसेसिटी जितनी भी आवश्यकता की चीजें उसने प्रदान करी हैं, और ये दूसरे देशों से लिया गया, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठा आपस में इन दोनों का। कुछ स्टेटमेंट दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। भाई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन आपने उसको अडॉप्ट किया है, तो कोई लेना देना नहीं बैठ रहा। तो इसलिए इसी हिसाब से इसका जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन। देखिए अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, तो ये जो अडॉप्टेड और इनेक्टेड हुआ था 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट और इनेक्टेड किया गया था। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है सी है। और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, सही आंसर इसका सी है। अब नए लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ जो आयोग ने पिछले सालों में पूछे हैं।